हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सोराइसिस डिजीज़ के बारे में। सोराइसिस एक स्किन डिजीज़ है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है और उस पैचेस के ऊपर सिल्वरी स्केल्स आ जाते हैं। वो कैसा दिखता है, बिल्कुल डैंड्रफ जैसा। बट ये डैंड्रफ नहीं होता है, ये सोराइसिस अलग है, डैंड्रफ अलग है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डैंड्रफ है या सोराइसिस है। होता उनको सोराइसिस है और वो डैंड्रफ समझकर इग्नोर करते हैं, या फिर जो मतलब सोराइसिस के लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं लेते और उसको लगता है कि डैंड्रफ है, तो वो कोई शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं डैंड्रफ है ये समझकर उसको ट्रीट करने के लिए। बट ठीक नहीं होता। सोराइसिस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर मैनेज करना है, प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना है, तभी जाकर आप इस बीमारी को, इस सिम्टम्स को कम करके रख पाओगे, मैनेज करके रख पाओगे। एक्चुअली आप पूरे तरीके से अभी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है जिसको खाते ही ये बीमारी ठीक हो जाए जड़ से। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, मेडिकेशंस है, टॉपिकल एप्लीकेशंस है, कुछ ओरल मेडिकेशंस वगैरह है, लाइट थेरेपी है। इन सब चीज़ों से या फिर होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करके इसके हेल्प से आप अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो। तो हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी सोराइसिस के बारे में देख चुके हैं। सोराइसिस क्या है, कितने टाइप्स के हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, और सिम्टम्स डिपेंड करता है कि वो सोराइसिस किस टाइप का है। अगर किसी इंसान को पॉस्टुलर सोराइसिस है तो उसमें वो पॉस्ट्यूल्स होंगे, पस फील होंगे। अगर किसी इंसान को ग्यूटेड सोराइसिस है तो उसके बॉडी में डार्क रेड छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे। अगर किसी को प्लैक सोराइसिस है तो उसमें पैचेस होंगे, पैचेस सिल्वरी स्किल्स होंगे और वो स्किन कैसी होगी, थिक रहेगी। तो ये जो सिम्टम्स है ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन को किस टाइप का सोराइसिस है। और हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी देखा था कि इसके कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। तो हमने देखा जेनेटिक कॉज हो सकता है ये। अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में है तो किसी फैमिली मेंबर को अगर ये स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास हो। अगर पेरेंट्स को है तो, दोनों पेरेंट्स को है तो 75% चांस होता है कि उसके बेबी में भी सोराइसिस डेवलप हो जाए। अगर एक पेरेंट में है तो भी ये 15% चांस होता है कि उसमें बेबी में आगे ये डेवलप हो। तो ये जेनेटिक है। रिसर्च में पाया गया है ऐसे कई सारे जीन्स हैं जो कि सोराइसिस डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इन जीन्स को टारगेट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमारे पास कोई मेडिकेशंस नहीं है। सेकेंड, हमने देखा कि हो सकता है ये ऑटो इम्यून डिजीज के कारण। ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम का बिगड़ जाना, डिसरेगुलेट हो जाना, और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे ही बॉडी के हेल्दी स्किन्स को, हेल्दी बोन्स को क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर ट्रीट करते हैं और उसको किल करते हैं, जो कि है क्या है, हमारा हेल्दी सेल है। तो ऐसा होता है जिसके कारण क्या होता है, सोराइसिस। अभी तक एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, क्या कारण है एग्जैक्टली हमको नहीं पता। बट हाँ, अभी अंडर रिसर्च है ये सारी चीज़ें। रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन होने से स्किन में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सब अभी अंडर रिसर्च है। बट हाँ, अभी रिसेंट स्टडी में ये पता लगा है कि जो इम्यून सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है सोराइसिस डेवलप होने में। इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट होने से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, सोराइटिक इन्फ्लेमेशन। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम बिगड़ता है और बिगड़ने के बाद क्या प्रोसेस चलता है, क्या प्रोसेस होता है स्किन के अंदर, जिससे क्या कॉज होता है, सोराइसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ सोराइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे फ्लो चार्ट देख रहे हो, इस फ्लो चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले डिटेल में हम समझेंगे, बट अभी इस फ्लो चार्ट को हम वन बाय वन समझते हैं जनरली क्या हो रहा है। तो ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर मतलब ड्यू टू कॉज। कॉज क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, उसके फैमिली हिस्ट्री में कोई ये डिजीज हो और वो पास होकर जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ हो, तो ये जेनेटिक के कारण भी ये सेम प्रोसेस रन हो रहा है। अगर यहाँ पे जेनेटिक ना होकर इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट होने से भी हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप इटियोलॉजी फैक्टर में दोनों को ही इन्वॉल्व कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हो कि हो सकता है कोई मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से हो गया हो, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन के कारण जो इन्फेक्शन मेडिकेशंस, ओके, या फिर कोई फॉरेन टॉक्सिन्स वगैरह से क्या होता है, जनरली बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स का जो डीएनए होता है वो म्यूटेट हो जाता है। अब डीएनए के म्यूटेट होने से सेल में जो पूरा फंक्शन प्ले कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। डीएनए अगर म्यूटेट हो गया, अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया, डीएनए का डैमेज हो गया, तो जो सेल का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जो सेल प्रोडक्शन है वो बिगड़ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बनने का जो प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा, और सेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेल डेथ। ओके। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जनरली किसी मेडिकेशंस के कारण, हमने देखा था कि यहाँ पे क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर है सोराइसिस के लिए, कुछ मेडिकेशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और हमने देखा था बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग को भी आप ऐड कर सकते हो इन्वायरमेंटल फैक्टर में। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ ऐसे मेडिकेशंस देखे थे हमने, जैसे एंटी मलेरियल मेडिकेशंस थे, हाई ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस थे। तो ये सब मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से हो सकता है कि जो स्किन के सेल्स है उसके अंदर जो डीएनए है वो म्यूटेट हो गई हो, म्यूटेट होने से सेल डैमेज होने लगा है, सेल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, ऐसा कुछ हो गया है। तो यहाँ पे आप इटियोलॉजिकल फैक्टर में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ऐड कर सकते हो, जेनेटिक को भी ऐड कर सकते हो, और इम्यून डिसरेगुलेशन को भी ऐड कर सकते हो। इन तीनों के कारण क्या प्रोसेस होता है स्किन के अंदर, जो हमारे स्किन के टी सेल, जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बीटा सेल्स होते हैं, लैग्रंस होते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ये सब सेल्स मिलकर क्या बनाता है, ये सब सेल्स को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। और ये सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम। और ये सारे सेल्स मिलकर हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, वायरस, कोई टॉक्सिन्स, इन चीज़ों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इन चीज़ों को क्या करता है, किल कर देता है, और हमारे बॉडी को डिफेंस करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इटियोलॉजी फैक्टर के कारण टी सेल्स क्या हो गया, हाइपर एक्टिव। क्या हो गया, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव होने से क्या हो गया है, और क्या हुआ है हमारे सेल्स के अंदर, स्किन सेल्स के अंदर, एपिडर्मिस इनफिल्ट्रेशन एंड केराटिनोसाइट्स प्रोलिफरेशन। मतलब टी सेल्स के एक्टिवेट होने से, हाइपर एक्टिवेट होने से जो केराटिनोसाइट्स है, जो केराटिनोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, हमारे एपिडर्मिस के लेयर में, और ये केराटिनोसाइट्स ही प्रोड्यूस होकर हमारे स्किन के सरफेस को ये बनाता है, फॉर्म करता है। तो यहाँ पे केराटिनोसाइट्स क्या हो गया, प्रोलिफरेशन, मतलब इसका जो सेल्स है, केराटिनोसाइट सेल्स है, ये क्या हो गया, ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इनका। क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइपर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। फिर क्या देखने को मिल रहा है हमको, और क्या हो रहा है, डीरेगुलेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बहुत ही ज़्यादा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो क्या हो गया, डीरेगुलेट हो गया, डिसरेगुलेट हो गया। क्या हो गया है, उसका जो काम करने का तरीका है वो क्या हो गया, बिगड़ गया है पूरी तरीके से। फिर क्या हो रहा है, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो बिगड़ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहा है। एक नॉर्मल बॉडी में जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, और यही साइटोकाइंस मिलकर जो भी इन्फेक्टेड सेल है, बैक्टीरिया, वायरस, उनको किल करता है। ठीक है। तो साइटोकाइंस का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो टी सेल्स है वो हाइपर एक्टिवेट है, और क्या है, और क्या हो गया है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो भी क्या हो गया, डीरेगुलेट हो गया, डिसरेगुलेट हो गया। तो अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, साइटोकाइंस तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स डायलेट। ब्लड वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डर्मिस पार्ट में। एपिडर्मिस के जस्ट बाद में क्या होता है, एक लेयर होता है डर्मिस लेयर, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स, और प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है वहाँ पे। तो ब्लड वेसल्स भी क्या हो गया, डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो डायलेट हो गया, ठीक है, वो फैल गया है। फिर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली डायलेट हो गया, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सोराइटिक वाले पेशेंट स्किन में।
देन फिर आप नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इपिडर्मल हाइपरप्लेसिया, मतलब इपिडर्मिस जो लेयर है वो थिक हो रही है, इपिडर्मिस की जो लेयर है वो थिक होती जा रही है। हाइपरप्लेसिया मतलब थिक होना, इपिडर्मल लेयर थिक होना। एंड इम्प्रॉपर सेल मैच्यूरेशन, जो सेल मैच्यूरेशन होने का जो समय है 30 से 50 दिन के बीच, वो अब बहुत ही जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, इम्प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो रहे हैं, और 7 से 8 दिन के अंदर ये मैच्योर हो कुछ हो जा रहे हैं। और पहले वाला जो स्किन लेयर है वो भी हटा ही नहीं है, न्यू स्किन लेयर फॉर्म हो जा रहे हैं, वहां पे न्यू स्किन लेयर डेवलप हो जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली। और क्या हो रहा है, फेल टू रिलीज एडिक्वेट लिपिड विच लीड्स टू फ्लैकिंग स्केलिंग। स्किन के अंदर जो भी प्रोसेस है वो सब बिगड़ चुका है, इम्यून का रिस्पॉन्स बिगड़ चुका है, जो केराटिनोसाइट्स का जो प्रोडक्शन है वो बिगड़ चुका है। केराटिनोसाइट्स क्या हो गया, प्रोलिफरेशन मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गया केराटिनोसाइट्स का। साथ ही हमने देखा कि ब्लड वेसल्स डर्मिस में जो है वो डायलेट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पे। फिर हमने देखा जो एपिडर्मल लेयर है उसका हाइपरप्लेसिया हो गया, मतलब थिक हो गया है, वो लेयर थिक हो रहा है। साथ ही हमने देखा कि जो सेल मैच्योरेशन है वो इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है। देन फिर हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, जो लिपिड का प्रोडक्शन है सेल में वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इन एडिक्वेट रिलीज ऑफ लिपिड, लिपिड रिलीज नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो स्किन में मॉइस्चर है वो नहीं आ पा रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, स्किन कैसी हो जा रही है, फ्लैक हो जा रही है, स्केली हो जा रही है, पपड़ी जैसी हो जा रही है, और वो झड़ रही है। समझ गए हो आप यहाँ तक? 10th। ओके, लास्ट सिल्वर स्केलिंग ऑफ स्किन। तो अब आप यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी को कुछ कुछ समझ रहे हो, अभी कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और डीप समझते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब आप इस स्लाइड में बिल्कुल ध्यान से समझिए, अभी आपको मैंने जो बताया वो एक ओवरव्यू था, लेकिन अभी इस स्लाइड में और डीप समझना है हमको, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो नो डाउट यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो समझते हैं हम यहाँ पे, पहले हम समझते हैं बेसिक स्किन के लेयर को समझते हैं, स्किन एनाटॉमी को समझते हैं, ताकि हम इजीली चीज़ों को समझ पाए। तो पहले होता है एक स्किन, ठीक है, स्किन बना लिया। स्किन में 3 लेयर प्रेजेंट है, एक होता है एपिडर्मिस लेयर, एक होता है डर्मिस लेयर, और फिर नीचे की तरफ होता है सबक्यूटेनियस लेयर। हमें यहाँ पे 2 लेयर पर फोकस करना है, एपिडर्मिस पे और डर्मिस पे। एपिडर्मिस लेयर में एक होता है किराटिन लेयर। क्या होता है? किराटिन लेयर, किराटिन लेयर, जहां पे क्या प्रेजेंट है, किरेटिनोसाइट्स प्रेजेंट है। किरेटिनोसाइट्स क्या है? सेल्स है। ये किरेटिनोसाइट्स जो है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, मतलब किरेटिनोसाइट्स का क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है, और उसका नाम क्या होता है, बेसल किरेटिनोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है नाम? बेसल किरेटिनोसाइट्स। क्या नाम है? बेसल किरेटिनोसाइट्स। ये एक सिंगल किरेटिनोसाइट्स लेयर है, और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। ये क्या होते रहते हैं? डिवाइड कंटिन्यूअसली। ये डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और ये डिवाइड होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, और 50 डेज के अंदर नीचे के जो लेयर डिवाइड होकर प्रोड्यूस हो रहे, न्यू लेयर जो आ रही है वो हमारी स्किन सरफेस के ऊपर आ जाती है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी स्किन सरफेस पे वो एक्सफोलिएट हो जाती है, निकल जाती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। किस में? जो नॉर्मल बॉडी है, ठीक, नॉर्मल स्किन में। फिर हाँ, यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन है ये डर्मिस पोर्शन है। ये क्या था? ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस लेयर है, यहाँ से यहाँ का जो लेयर है ये क्या है? डर्मिस लेयर है। डर्मिस में प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट है इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट है। इम्यून सेल्स का काम क्या है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना। हाँ, इम्यून सेल्स में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं? डी सेल मतलब डेंड्राइटिक सेल, बीटा सेल, और क्या आ जाते हैं? मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है, लैग्रांज सेल्स,
तो ये सब मिलकर, ये सब क्या है, एंटीबॉडी है, और ये सब मिलकर इम्यून सेल्स मिलकर इम्यून सिस्टम बनाता है, और ये सब मिलकर हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह को ये क्या करता है, किल करता है, और हमारे बॉडी को अल्टीमेटली क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ये सब सेल। हाँ, तो अब ये प्रोटेक्ट कैसे करता है हमारी बॉडी को, हम वो समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है जब हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि डी सेल्स, क्या प्रेजेंट है, डी सेल, डेंड्राइटिक सेल्स। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया है, फॉरेन एंटीजन हो सकता है, कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई टॉक्सिन्स हो, जैसे ही एंटर किया तो डी सेल्स क्या करता है, डी सेल में होते हैं रिसेप्टर्स। डी सेल्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम क्या है, टोल लाइक रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर्स सेंस कर लेते हैं एंटीजन को। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो एंटीजन है इस एंटीजन को क्या करता है, सेंस कर लेता है। ठीक, जैसे ही कोई एंटीजन आया, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर से जैसे कोई आकर बाइंड हुआ, ये सेंस कर लिया, डेंड्राइटिक सेल सेंस करने के बाद एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, टी सेल को एक्टिवेट करता है। टी सेल प्रेजेंट होते हैं नेटिव टी सेल के फॉर्म में, किस फॉर्म में, नेटिव टी सेल के फॉर्म में। नेटिव टी सेल जो कि कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट होने के बाद, डेंड्राइटिक सेल ने किसको सेंस किया, एंटीजन को सेंस किया, फॉरेन एंटीजन को सेंस किया। यहाँ पे हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन के जो एंटीजेंस है, जो भी फॉरेन एंटर हुआ हो सकता है, उसको सेंस किया, और सेंस करने के बाद क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये टी सेल को एक्टिवेट किया। टी सेल जो कि नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट था हमारे बॉडी में, इमेच्योर फॉर्म में, जैसे ही ये टी सेल के साथ आकर कम्युनिकेट करता है, तो ये नेटिव टी सेल को जैसे मतलब एक्टिवेट करता है, तो जो नेटिव टी सेल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेमोरी में, मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मेमोरी टी सेल्स एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। नेटिव टी सेल कैसा था, इनएक्टिव, मतलब मैच्योर नहीं थे। फिर ये कन्वर्ट हुआ मेमोरी टी सेल में, और मेमोरी टी सेल कैसा है, मैच्योर है और एक्टिव है। ठीक, मेमोरी टी सेल जो कि एक मैच्योर टी सेल है, एक्टिवेटेड टी सेल है, ये क्या होता है, इसका ये दो सेट में डिवाइड होता है। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, और एक बनता है क्या, टी हेल्पर सेल। क्या बना, टी हेल्पर सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये डायरेक्टली किल कर देता है इन्फेक्टेड सेल को, डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है, किल कर देता है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। और जो टी हेल्पर सेल है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करता है, T1 और टी हेल्पर 1 में और टी हेल्पर 17 में। ठीक है, तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये तो डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर रहे हैं। जो टी सेल्स है ये रिलीज करता है, T1 जो सेल है ये रिलीज करता है इंटरफेरोन एन और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये दोनों क्या है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 किसने रिलीज किया, टी हेल्पर 17 ने, और टी हेल्पर 1 ने क्या रिलीज किया, इंटरफेरोन एन और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये है प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। और ये इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिडर्मिस के लेयर को प्रोलिफरेट करने के लिए, एपिडर्मिस के लेयर को थिक करने के लिए। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इम्यून सेल्स है
जो कि एक्टिवेट कब हुआ, इम्यून सेल्स में हमारे प्रेजेंट है डेंड्राइटिक सेल्स, बीटा सेल, मैक्रोफेजेस, लैग्रांज सेल्स। ये जो सेल्स है ये मिलकर एंटीबॉडी बनाते हैं, ये सारे मिलकर एंटीबॉडी बनाते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये एंटीजन को, जैसे ही डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन को सेंस करता है ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ फर्दर और भी जो सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, बीटा सेल्स है, लैग्रांज सेल्स, उनको भी एक्टिवेट करता है। और ये सब सेल्स मिलकर क्या रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। और वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, हमारे बॉडी जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, उसको किल करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। जब भी ये प्रोसेस चल रही होती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई वायरस एंटर हुआ, कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ बॉडी में, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सब मिलकर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। बट ये जब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हमें फीवर आ जाता है, साथ ही हमारे बॉडी में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। बट अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहे होते हैं। एंटीजन को सेंस करने के बाद ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे बॉडी को मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे सोराइटिक वाले स्किन में कोई एंटीजन तो है नहीं। अभी मैं एंटीजन यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है, एंटीजन नहीं है। अचानक से इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, हाइपर एक्टिवेट हो गया। मतलब जो डी सेल्स है ये क्या कर रहे हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट किए और हाइपर तरीके से एक्टिवेट कर दिए, बहुत ही ज़्यादा टी सेल्स को एक्टिवेट करे, बहुत ही ज़्यादा। जो सोराइटिक स्किन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेंड्राइटिक सेल्स भी पाए गए हैं। जो डेंड्राइटिक सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है सोराइटिक वाले स्किन में। साथ ही साथ जो टी सेल्स है ये हाइपर एक्टिवेट देखने को मिला, हाइपर एक्टिवेशन यहाँ पे टी सेल्स का, विथाउट एंटीजन। कोई एंटीजन ही नहीं है, सेंस किसको किया है फिर ये डेंड्राइटिक सेल्स, और सेंस करने के बाद ये नंबर भी इसका इंक्रीज हो गया है, नंबर, और साथ ही साथ ये टी सेल्स को भी बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट कर दिया है। टी सेल्स जब एक्टिवेट हुआ तो सेम वही प्रोसेस, नेटिव टी सेल को मेमोरी टी सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। मेमोरी टी सेल्स दो पार्ट में रिलीज सबसेट बनाते हैं, दो सबसेट। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है, बट यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स भी तो बने हैं जो कि क्या किस में कन्वर्ट होता है, सोराइटिक वाले स्किन में T1 में और टी हेल्पर 17 में। फिर फर्दर T1 जो है ये रिलीज करता है टिश्यू इंटरफेरॉन एन और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा IFN और TNF अल्फा। ये दोनों क्या है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर से इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और टी हेल्पर सेल्स किस में कन्वर्ट हुआ है, टी हेल्पर 17 में, जो कि क्या रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22। और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिडर्मिस के लेयर को ओवर प्रोडक्शन करने में, एपिडर्मिस का जो लेयर है उसको इंक्रीज करने में, थिक करने में, जिससे अल्टीमेटली क्या कॉज होता है, सोराइसिस। ठीक है, जब एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वो थिक होता है, जो सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स वो ओवर प्रोड्यूस होने लगते हैं। ओवर प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो अपर लेयर जो 50 डेज में एक्सफोलिएट हो रहे थे और न्यू लेयर 50 डेज के अंदर आ रही थी स्किन सरफेस पे, वो अब 7 से 8 दिन के अंदर ही अभी लेयर हटी ही नहीं, और जो न्यू लेयर है वो ओवर प्रोड्यूस होकर, बहुत ही क्विकली प्रोड्यूस होकर ऊपर की तरफ आ गई है। और जो डर्मिस का लेयर है, एपिडर्मिस का लेयर है, वो कैसा होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। ठीक होने से सेल्स में भी प्रॉब्लम है, सेल्स प्रॉपर लिपिड रिलीज नहीं कर पा रही, जिससे क्या हो रहा है, जो लेयर है वो कैसी हो जा रही है, ड्राई हो जा रही है, पैची हो जा रही है। उस लेयर जो पैचेस बन रहा है उसके ऊपर जो स्किन है वो कैसी हो जा रही है, पपड़ी जैसी हो जा रही है, स्केली हो जा रही है, और वो कैसे हो रहा है, एक्सफोलिएट हो रहे हैं। अल्टीमेटली ये होने के पीछे का कारण क्या है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज होना और इंटरफेरॉन एन रिलीज होना, साथ ही इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 का रिलीज होना, किसके थ्रू, टी सेल्स के थ्रू, टी हेल्पर सेल के थ्रू, T1 सेल के थ्रू। और ये जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करता है, सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे सोराइटिक वाले स्किन में अल्टीमेटली क्या होता है, जो एपिडर्मिस लेयर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो समझ गए आप यहाँ पे क्यों सोराइसिस वाले स्किन में एपिडर्मिस लेयर थिक हो जाते हैं, क्यों वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, क्यों वहाँ पे रेडनेस हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो रहा है, एपिडर्मिस के लेयर में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो डायलेट हो जा रहा है, डायलेट होने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या कॉज कर रहा है, रेडनेस कॉज कर रहा है। ये जो इन प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स वगैरह ये क्या कॉज कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। स्केली स्किन कैसे हो जा रही है, क्योंकि लिपिड प्रॉपर इनएडिक्वेट रिलीज हो रही है, लिपिड जो है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रही है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से सोराइसिस में पीछे का कारण क्या है, किस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे कोई एंटीजन, कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस प्रेजेंट नहीं है, फिर क्यों हमारे बॉडी में ये इम्यून सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट होने के बाद हाइपर एक्टिवेट हो गया है और हमारे स्किन के हेल्थी स्किन सेल्स को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहा है। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि क्यों हो गया है ये इम्यून सिस्टम अपने आप ही हाइपर एक्टिवेट, उस दिन हम इस सोराइसिस को हो सकता है प्रॉपर तरीके से क्योर कर पाए। फिलहाल हमारा मेन टारगेट है ट्रीटमेंट के लिए कि हम इस प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को टारगेट करें, जैसे कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन एन को टारगेट कर सकते हैं, इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 जो रिलीज हो रहा है टी सेल के थ्रू, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं ताकि जो एपिडर्मिस ओवर प्रोडक्शन है, प्रोलिफरेशन है, वो कम हो जाए। अब आप पैथोफिजियोलॉजी से ये तो समझ गए हो कि हमारा जो एम है, ट्रीटमेंट एम है, वो क्या होना चाहिए। तो पहला एम तो ये होना चाहिए कि हम जो प्रो इन्फ्लम मतलब जो मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं उसको स्टॉप करें ताकि जो प्रोलिफरेशन है, स्किन सेल्स का प्रोलिफरेशन है, ओवर प्रोडक्शन है, वो कम हो जाए। ठीक है, हमारा एक मेन पहला टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि जो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे कॉज हुई है, बहुत सारे स्किन इम्यून सेल्स इकट्ठा हो गए हैं स्किन सेल के अंदर, उस इन्फ्लेमेशन को हम कम करें, रिड्यूस करें। और तीसरा कारण हमारा ये होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन वगैरह के कारण जो हमारी स्किन के सरफेस पे प्लैक फॉर्मेशन हुआ है, स्किन ड्राई हो गई है, पैची हो गई है, सिल्वरी स्केल्स निकल रहे हैं वहाँ से, वो हम कम कर पाए, क्या कर पाए, प्लैक को रिड्यूस कर पाए, रिमूव कर पाए। तो तीन मेन हमारा मतलब ये जो एम है हमारा, तीन और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है, टारगेट भी इसी बेस पर है। तो आप ट्रीटमेंट एम तो आप समझ गए हो कि आपका एम क्या होना चाहिए, प्लैक को कम करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना और जो ग्रोथ ऑफ स्किन है उसको रिड्यूस करना, कम करना। तो हमारे पास फिलहाल अभी ये तीन ऑप्शन प्रेजेंट है। पहला है टॉपिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम टॉपिकली किसी भी क्रीम को, ऑइंटमेंट को, लोशन को अप्लाई करते हैं और सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, कम करते हैं। जैसे कि टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल रेटिनॉइड, एंथ्रालीन, विटामिन डी एनालॉग्स, सैलिसिलिक एसिड, साथ ही आप यहाँ पे कोल टार बेस्ड फॉर्मुलेशन को भी ऐड कर सकते हो। कोल टार बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं क्योंकि कोल टार जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल है काफ़ी। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे टॉपिकल एप्लीकेशंस मतलब अवेलेबल है जो कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट में कोल टार प्रेजेंट होते हैं। सैलिसिलिक एसिड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड भी इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करते हैं, इचिंग अगर है तो इचिंग को कम करता है। मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो सेल्स है, स्किन है, वो क्या ड्राई हो चुकी है, तो मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करते हैं सिम्टम को कम करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं मेडिकेशंस में, ओरल मेडिकेशन जो आप ओरली ले सकते हो। तो यहाँ पे है कुछ ऐसे मेडिकेशन जैसे कि मिथोट्रेक्सेट, ठीक है, मिथोट्रेक्सेट हो गया आपका, साइक्लोस्पोरिन हो गया, बायोलॉजिक्स हो गए, ओरल रेटिनॉइड्स हो गए। यहाँ पे आप विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन B12 सप्लीमेंट, इन विटामिन को भी यूज़ करते हैं ताकि आपके जो स्किन है वो हेल्थी हो पाए। तो विटामिन वगैरह तो ओरली लेते हैं सप्लीमेंट के थ्रू। मिथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, इस वजह से डॉक्टर इन दोनों को बहुत ही कम रिकमेंडेट करते हैं, अगर किए भी है तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रिकमेंडेट करते हैं। मिथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन ये दोनों ही इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करता है, सप्रेस करता है, इम्यून सप्रेसेंट है ये दोनों ड्रग, मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन, बट बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे ये यूज़ में कम आता है।
बायोलॉजिक्स मतलब वैसे ड्रग्स जो कि लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिराइव हुआ हो, वहाँ पे मतलब ये जो जो मेडिकेशन है उनको बनाने के लिए यहाँ पे लिविंग मैटर्स वगैरह यूज़ किए, उनको कहते हैं बायोलॉजिक्स ड्रग। तो बायोलॉजिक्स ड्रग भी यूज़ करते हैं। ओरल रेटिनॉइड्स हो गए, विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए, इन सबको भी यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट को मैनेज करने के लिए। क्योर नहीं कर सकते, हाँ हम सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, और जब ये थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर हम उसको प्रॉपर केयर करके होम रेमेडीज वगैरह अच्छे खान पान से इसको मैनेज करके रख सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से ठीक ना हो तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि जहाँ पे भी है सोराइसिस है, सोराइटिक स्किन है, वहाँ पे लेज़र थेरेपी दी जाए। लेज़र थेरेपी में जनरली मतलब लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, यूवी लाइट यूज़ करते हैं। यूवी लाइट को हम स्किन में यूज़ करते हैं वहाँ के स्किन को ट्रीट करने के लिए, सिम्टम को ठीक करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन ही है, या तो हम टॉपिकली कुछ ऑइंटमेंट, क्रीम और मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करें, या फिर हम कोई ऐसे मेडिकेशंस ले, ओरली ले, और अगर इनसे ठीक ना हो तो फिर लास्ट ऑप्शन लेज़र ट्रीटमेंट करवाए। लेज़र ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला है सोराइटिक स्किन के पेशेंट में। काफ़ी बढ़िया सिम्टम्स बहुत ही मतलब हद तक ये रिमूव हो जाते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। बट हाँ, ट्रीटमेंट से आप सिम्टम्स को कम कर सकते, रिमूव कर सकते, पूरे तरीके से इसको ठीक नहीं कर सकते। पूरे तरीके से ठीक करने के लिए हमको अंदर क्या चल रहा है, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये सब साइटोकाइंस मिलकर ही तो स्किन के लेयर को ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को टारगेट करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में सोराइसिस प्रॉपर तरीके से क्योर हो जाए। तो फिलहाल हमारे पास ये 3 मेडिकेशंस अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और आप इसके हेल्प से अपने सोराइसिस को मैनेज कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस सिम्टम को देखकर ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये डैंड्रफ है या फिर सोराइसिस है। अगर सोराइसिस है तो बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप केयर करते हो तो इस बीमारी को आप बहुत हद तक अननोटिसेबल बना सकते हो। अगर केयर नहीं करोगे तो ये सिम्टम्स बिगड़ता जाता है, और हो सकता है कि कहीं एक जगह पे हो वो फैल जाए स्किन में और जगह पे हो जाए। तो केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने सोराइसिस जो स्टार्ट किया है वो हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।